हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत फोकस्ड होंगे। तैयारी इस समय चरम सीमा पर आपके होनी चाहिए। रीजंस हैं, लगातार एग्जाम्स होते जा रहे हैं। जो ये कोरोना का पीरियड था, लॉकडाउन का पीरियड था, लगा जिसकी वजह से जो वैकेंसीज रुकी हुई थी, जो एग्जाम्स रुके हुए थे, अब वो एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फोकस्ड होंगे। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि सर, ऑब्वियसली बात है, पिछले 2 साल से एग्ज़ाम्स का रुकना, नोटिफिकेशन ना आना, नौकरी का जो है कोई संभावना नहीं नज़र आना, तो क्या था बच्चों, बहुत सारे स्थितियां बदली लोगों के साथ, बच्चों के संग बहुत स्थितियां बदली। तो काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर हम आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए एक बात बोल देना चाहता हूँ, आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। रीज़न कंटिन्यू रखने का मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी आपका चुनाव है 2022 में, तो 2022 में जो चुनाव है वो यूपी में है, और यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि हर पार्टी चाहती है कि यूपी जीत लेगी, तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रल में भी अपना वर्चस्व बना पाएगी, क्योंकि यूपी में सीट्स ही इतनी हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब ये चुनाव की वजह से वैकेंसीज आएंगी, तो हमें यही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के मौके पर चौका मारना है, ठीक है। और आज इसी का एक नमूना पेश करते हुए एनसीईआरटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ऑब्वियसली काफ़ी दिन हो गए इसे जारी हुए, है ना, बट इसमें कुछ समस्या आ रही थी बच्चों को सिलेबस को लेके, जो कि आपका मेन इसकी ऑफिशियल साइट पर सिलेबस आ गया है। हालांकि हम लोग आज इस सेशन में ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करूँगा, मेन मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूँ एनसीईआरटी क्या है, समझते हैं इन चीज़ों को लेके। देखिए, आप लोग इस चीज़ को समझें कि अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की, ठीक है ना बच्चों, ये एनसीईआरटी का रिक्रूटमेंट है। और अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो बच्चों, ये जो रैपिड मेट्रो आपका काम शुरू हो रहा है, रैपिड मेट्रो का जो काम शुरू हो रहा है, देखिए बच्चों, उन्होंने नोटिफिकेशन में भी बोला हुआ है कि जो आरआरटीएस फेज़ 1 में दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ, दिल्ली गुड़गांव अलवर और दिल्ली पानीपत का जो रूट है, ठीक है, इसमें बेहतर जो है कनेक्टिविटी, आपको मैं बता दूं, देखिए इन्होंने बोला है कि कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग कवर करने की प्लानिंग है। ऑब्वियसली रैपिड मेट्रो का ये काम है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है इसी के अंडर, मतलब इसी के अंडर ये रैपिड मेट्रो का काम हो रहा है। जल्दी से हम लोग इस बात को शुरू करते हैं। 21 तारीख सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन आप लोग करना शुरू कर दिए होंगे, या बहुत बच्चे नहीं भी किए हैं क्योंकि क्लियर नहीं था कि इसमें वो क्या कर सकते हैं, क्लियर नहीं था कि मतलब सिलेबस क्या है। तो अभी बात करें डेट ऑफ क्लोजिंग की, तो देखिए बच्चों 6 अक्टूबर है और ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी कीजिए, है ना, इसको फिल जल्दी से जल्दी कीजिए। आइए बात करते हैं कुछ और अपने इंपॉर्टेंट बात की। देखिए, मैकेनिकल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, तो ये बहुत शानदार ऑफर है जेई वाले बच्चों के लिए जिन्होंने ये किया है। हाँ, कुछ बच्चों को अब मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये बच्चों वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये सच्चाई है, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये कंपनी प्राइवेट नहीं है, बट ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। कंपनी ये सरकारी ही है, बट ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि 3 साल का इन्होंने, कंपनी ने बोला हुआ है कि वो 3 साल बाद किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और 2 साल तक आप छोड़ के नहीं आ सकते। आपका बॉन्ड है, 2 साल आप नहीं छोड़ सकते और 3 साल बाद कंपनी आपको छोड़ेगी। थोड़ा सा इलॉजिकल भी लगने लगता है ये उनका जो शर्त है, तो 2 साल तक नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि आपको बॉन्ड होगा, ठीक है। अभी वो कितना बॉन्ड होगा हम लोग बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे सिलेबस पे भी आएंगे ना, और कंपनी आपको 3 साल बाद छोड़ देगी। हालांकि जनरली यही देखा गया है कि बच्चों आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना सिखाते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, वो नहीं चाहते अपना रिसोर्स वेस्ट करें, वो नहीं चाहते कि वो रिसोर्स वेस्ट करें। तो बच्चों ये बात समझिए कि आपका जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वो कहीं ना कहीं चांसेस आर देयर कि वो 3 साल बाद रिन्यू हो जाए, ठीक है। आपकी जो टेंटेटिव एग्जाम है बच्चों, नवंबर में डेट है, तो आप लोग इस बात को अपनी चॉइस के हिसाब से ही भरिएगा पेपर को, फॉर्म को। हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, पहले फॉर्म को भरिए, पेपर निकालिए। आपका मन नहीं हो आप मत जाइएगा, पर एक ऑप्शन क्रिएट करिए। अभी इस दौर में आपके पास नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप ज्वाइन करें, आप मत ज्वाइन करिएगा, पर पहले पेपर क्रैक कर लीजिए, फिर बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब आप लोग बाद में देख लीजिएगा, है ना, बट आप इसे पहले डेट से ही छोड़ देंगे तो ये थोड़ा मेरी समझ से, बाकी आपकी चॉइस है, मेरी समझ से थोड़ा ठीक फैसला नहीं होगा, है ना। चलिए, तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से हैं
वो उनके लिए देख सकते हैं आप 36 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। मेंटेनेंस एसोसिएट के नाम से ये वैकेंसीज़ हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। 28 देख लीजिए, उम्र भी साथ के साथ आप लोग देख के चल सकते हैं, 28 उम्र है, ठीक है ना। तो अगर आपकी एज है जनरल की एज के हिसाब से 28 है, फिर बाकी रिलैक्सेशंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं सब वो भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। सिविल वाले बच्चे 2 पोस्ट हैं, 28 साल उम्र है, 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। प्रोग्रामिंग एसोसिएट बच्चों, इसमें डिप्लोमा चाहिए, कंप्यूटर साइंस आईटी बीएससी चाहिए आईटी से, है ना। ये सब चीज़ें आपका चाहिए प्रोग्रामिंग एसोसिएट में। अब बात करते हैं, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि बच्चों ये जो जेई की जो भी पोस्ट है ना आपकी, इसमें आपका हायर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि बीटेक अगर आप पे है, मतलब ठीक है, अगर आप पे डिप्लोमा नहीं है नो इशू, आप पे उससे हायर डिग्री है, डिप्लोमा से आपके पास बीटेक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, मतलब फॉर्म डाल सकते हैं। अब कौन कौन से बच्चे कौन से बीटेक किए होंगे, कौन कौन सी ब्रांच से किए होंगे, वो एलिजिबल होंगे, वो हम आगे देखेंगे। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नीशियन TG2 की पोस्ट है बेटा, टेक्नीशियन TG2 की पोस्ट है। ध्यान से देखिए, हमारे इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए 43 पोस्ट हैं, 43 पोस्ट हैं, जिसमें उनका ITI कंप्लीट होना चाहिए बच्चे, याद रखिएगा, NCVT और SCVT से, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 25 साल बच्चों मैक्सिमम उम्र है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जो बच्चे हमारे यंग होंगे, जो बच्चे हमारे पास आउट कर चुके होंगे, यंग होंगे, उनके पास अच्छा मौका है, इस बार हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है। जैनिक आपके साथ में है, चंद्र प्रकाश, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, हर तरीके से आपकी हेल्प भी करूंगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, अभी सिलेबस की हम लोग डिस्कसिंग करेंगे, परेशान मत होइएगा। 27 पोस्ट है बच्चों, ठीक है। वही 25 साल की उम्र, देखिए सारे इलेक्ट्रिशियन में 25 साल की उम्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ना आप, ये आपका टेक्नीशियन है कोई अगर AC और रेफ्रिजरेशन से, वो 3 पोस्ट हैं। फिटर से है बच्चों तो 18 पोस्ट हैं, और वेल्डर से है बच्चों तो 2 पोस्ट हैं। हालांकि हम लोगों का फोकस यहाँ पे ज़्यादा इसलिए रहने वाला है क्योंकि मैं खुद आपकी यहाँ पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट बच्चों 43 है ना। आपका जो है 25 साल उम्र है, तो ITI आपका होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी हेल्प हम लोग करेंगे। तो याद रखिए इन 2 पोस्ट की हेल्प आप लोग हम लोग आप लोगों की कर सकते हैं। 27 पोस्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। आइए अब बात करते हैं, देखिए इसमें स्टेशन कंट्रोलर की भी पोस्ट है, बट हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा है, मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये एक थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पेपर होगा, इसमें टेक्निकल का कोई रोल नहीं है, बट जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, हम तो सबकी बात करके चल रहे हैं, वो भी इसे भर सकते हैं। स्टेशन कंट्रोलर की बच्चों 67 पोस्ट हैं। ये एक्चुअली स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर है, ठीक जैसे आपका लखनऊ मेट्रो निकालता है ना, ठीक वैसे ही है ये पोस्ट। इसमें आप स्टेशन का कंट्रोलर भी बन सकते हैं, और आपको ट्रेन भी ऑपरेट कराने को दी जाएगी, मतलब आप ट्रेन जो ड्राइवर होता है लोको पायलट की तरह, बिल्कुल ठीक ऐसे भी आपको वर्क कराया जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इन्होंने साफ कहा है कि हायर डिग्री हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भर सकते हैं। मैंने वही वाली बात कही ना आपको, डिप्लोमा है अगर आप बीटेक भी भर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी भर सकते हैं। पर बच्चों एक बात बता दूं आपको, जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसको बच्चों केवल और केवल बच्चों, जो टेक्नीशियन की पोस्ट है ना उसको केवल और केवल बच्चों टेक्नीशियन के ही बच्चे भर पाएंगे, ITI वाले ही बच्चे भर पाएंगे। तो मैं तो हमेशा से कहता था बच्चों कि ITI वाले बच्चों के पास हमेशा एक सुनहरा अवसर इसलिए होता है क्योंकि ITI वालों की टक्कर बच्चों ITI वालों से ही होती है। उनको कोई भी डिग्री उनके एग्जाम के लिए अलाउड ही नहीं होती है, कोई भी डिग्री अलाउड नहीं होती है, तो ये बेहतरीन मौका होता है। तो कुल मिला के बात यह है, टेक्नीशियन के पेपर के लिए ITI का बंदा ही फॉर्म भर सकता है, ना डिप्लोमा ना बीटेक, इसमें हायर डिग्री अलाउड नहीं करी है। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें देखिए हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, बट उन्होंने काफ़ी इसमें डिमांडिंग वाली बात कर दी है। मेडिकल इसमें रखा हुआ है, ठीक है, ठीक रेलवे जैसा मेडिकल बच्चों रखा हुआ है। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ बोला है कि इनका जो रेलवे होगा, ठीक वो रेलवे जैसा मेडिकल होगा, इनका जो मेडिकल होगा वो ठीक बच्चों देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, साइकोमेट्रिक भी होगा बच्चों, और मेडिकल फिटनेस होगा। किसके हिसाब से? इंडियन रेलवे के मैनुअल के हिसाब से। जो इंडियन रेलवे का मैनुअल निकलता है, जब आपका लोको पायलट की वैकेंसीज निकली थी उसके हिसाब से जो मेडिकल फिटनेस मांगते हैं वही निकलेगा। हालांकि इस पर भी हम लोग आपको धीरे धीरे अपडेट करेंगे। कब? जब ये नौबत आएगी, आपकी पेपर हो जाएगा, उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे तब मेडिकल की हम लोग बात करेंगे कि क्या उनका क्राइटेरिया रहने वाला है या क्या रहता है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आप लोग CBT निकालते हैं तो आप साइको किल देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, आप साइको देने के लिए तैयार हो जाइए। अब
साइको देने के लिए अगर आपका कॉल आएगा तो ये विश्वास मानिए बच्चों कि आपको ये पेपर जरूर भरना चाहिए। रीजन क्या होता है, क्योंकि जब भी बच्चों साइको के लिए कॉल आता है तो 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 4 से 5 गुना बच्चों को जब बुलाया जाता है ना, तो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कम से कम बुलाया तो जा रहा है। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके नंबर कम भी हैं पर आपने साइको टेस्ट निकाल लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे। साइको टेस्ट बच्चों नंबर पे बेस्ड नहीं होता, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब आप अगर कितना भी टॉप मारे हो पर अगर साइकोमेट्रिक्स टेस्ट आपका फेल कर गए तो आप आगे की प्रोसीजर मेडिकल के लिए नहीं जाएंगे। याद रखिए, आप आगे का जो प्रोसीजर है मेडिकल उसमें जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकोमेट्रिक्स आपका फेल हो चुका है। और किसी भी कम नंबर लाने वाले बच्चे ने साइको क्लियर कर लिया और अगर मेरिट में वो आ गया तो उसका भी सिलेक्शन पक्का है। तो काफ़ी 4-5 गुना उल्टा ज़्यादा भी बुला सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया पर हमेशा ज़्यादा बुलाते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं जिनके कम नंबर हैं उनके भी। तो आपको हिम्मत करके ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी तैयारी आपको लगता हो कि उतनी चल रही हो या नहीं चल रही हो, बट आप अगर खींच देंगे ना 1 महीने के बाद ही पेपर है तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। देखिए बॉन्ड अमाउंट है बच्चों ना, बॉन्ड अमाउंट है। देखो बच्चों, जेई वालों के लिए जो है 1.5 लाख का बॉन्ड है, 2 साल तक आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और टेक्नीशियन वालों के लिए बच्चों 1 लाख का बॉन्ड है, 2 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनमें इन्होंने सैलरी सीधी सैलरी दी है। 32,250 सैलरी है बच्चों स्टेशन कंट्रोलर की। ट्रेन ऑपरेटर की बच्चों 37,000 सैलरी है, 37,750, और 23,850 बच्चों TG2 की सैलरी है। ठीक है बच्चों, तो इन पोस्टों के लिए आपको मालूम है जैसे कि जेई या डिप्लोमा अलाउड है मिनिमम, बीटेक वाले भर सकते हैं, वो एक अलग पहलू है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तारीख से आपकी ज्वाइनिंग होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वहां से 3 साल तक आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए 2 साल तक एक्चुअली क्या होगा, 2 साल तक आप नहीं छोड़ पाएंगे और 3 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब आपके कागज जो कार्रवाई होगी वो 3 साल तक की होगी। ठीक है, 3 साल बाद वो खुद छोड़ देंगे, 2 साल तक आप खुद नहीं छोड़ सकते। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है कि आप जब ट्रेनिंग पीरियड पे जाते हो तो बच्चों ये लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, है ना। ट्रेनिंग पीरियड पे क्या होता है बच्चों, क्या वो पैसा आप पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 99% चांसेस आर देयर कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि ये साफ मेंशन किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट कन्फर राइट टू रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, आप ये नहीं कह सकते बाद में कि मुझे रेगुलर करो, ये साफ मेंशन है। 500 रुपये का बच्चों फॉर्म है, 500 रुपये का बच्चों फॉर्म है। ठीक है, और मज़े की बात है बच्चों कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST, तो आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ट्रेनिंग, आपको ये इन्होंने साफ कहा है कि ट्रेनिंग पर आप लोग जाएंगे ना, ट्रेनिंग पर आप लोग जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आपका बाद में ज्वाइन किया है इन्होंने पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटर। इन्होंने एक्चुअली क्या किया था बच्चों, एक पहले भी निकाला था क्या, आपका नोटिफिकेशन। मतलब ये जो नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, ये एक्चुअली 15 तारीख को रिलीज़ हुआ है बच्चों। ये 15 तारीख को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, 15 सितंबर को। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है बच्चों आपका 15 सितंबर का है, पर 11 सितंबर को एक नोटिफिकेशन सेम पहले भी आ चुका था जिसमें ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो उस नोटिफिकेशन में जो आपका रिलीज़ किया गया था 11 तारीख को, उसमें और इसमें अंतर बच्चों यही है कि यहाँ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जोड़ा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा, उसके बाद में क्या करेंगे पता नहीं, पर हम लोग इस बात को संभावित मान के चल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना आपको सिखा दिए होते हैं, वो नहीं चाहते कि वेस्ट हो वो चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। वही है हाउ टू अप्लाई की अगर हम लोग बात करें, सिलेबस की बात जल्दी से करते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें बच्चों, तो वही NCERTC के साइट पे आपको जाना है बच्चों। वहाँ पर ये आपको देखिए, ये NCERTC की साइट पे जाना है, फिर क्लिक करना है O&M वैकेंसी पर, बाकी आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। चलते हैं आगे, देखिए बाकी की चीज़ें तो ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी डिग्री मैकेनिकल में आ सकती है। तो किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग,
मशीन टूलिंग, टूल एंड मशीन्स, टूल एंड डाई मेकिंग, ये सब करी होंगी, तो ये सब मैकेनिकल का फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं जिन्होंने इन 2 ब्रांच से करी हैं। ठीक है, क्या होता है किसी स्टेट में कोई ब्रांच अवेलेबल होती है, किसी स्टेट में कोई होती है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर आपने रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सब भर सकते हैं। और सिविल के लिए केवल और केवल एक ही डिग्री रिक्वायर होती है, वो है सिविल इंजीनियरिंग। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको पुराना नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, ये 11 तारीख का नोटिफिकेशन था। इसमें वो 3 साल वाली बात नहीं कही थी कि 3 साल बाद हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो इन्होंने नया रिवाइज किया है। तो एक बात समझ में आ रही है कि 3 साल तक तो ये आपको रखने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप पर पैसा लगाएंगे, 3 साल तक रखने वाले हैं, और आप अच्छा काम करेंगे तो नो डाउट आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे ही बढ़ता है, क्योंकि उन्हें भी तो स्किल्ड लेबर चाहिए, उन्हें भी तो एक स्किल्ड करना हुआ बंदा चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा सिलेबस पर जंप आउट करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे सिलेबस को लेकर ना, बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे सिलेबस को लेकर। आइए सिलेबस की अगर हम लोग बात करें बच्चों, आइए देखिए, बहुत शानदार इन्होंने सिलेबस दिया है। हालांकि शानदार कहूँ कि क्या कहूँ मैं तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने एक जगह पे थोड़ा सा गलत भी किया है, अब मैं क्या ही कहूँ। देखिए, अगर आप डिप्लोमा से हैं, अगर आप डिप्लोमा से हैं ना बच्चों, अगर आप डिप्लोमा से हैं, ठीक है, आप डिप्लोमा से हैं, ITI से हैं, तो आपको समझिए, चाहे आप डिप्लोमा से हैं, चाहे आप ITI से हैं, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से, आपका सीधा सीधा जो एग्जाम पैटर्न है बच्चों, 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों, और 2 सेक्शन में पेपर अवेलेबल है बच्चों। एक सेक्शन A, ठीक है बच्चों, और एक सेक्शन बच्चों आपका B। इन 2 सेक्शन में बच्चों पेपर अवेलेबल है। ठीक है, 1/3 बच्चों नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के। तो एक बात तो समझ में आ गई, सेक्शन A में भी बच्चों 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और सेक्शन B में भी बच्चों 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स के। यहाँ एक चीज समझने की है, इन्होंने सेक्शन A में काफी कुछ डाल रखा है। कम समय में इतना कुछ करना आसान बात नहीं है, अगर आपने पहले से प्रिपेयर ना किया हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी लेके चलेंगे जिस पे आपने फोकस करना है। हालांकि पहले देखते हैं क्या क्या है। जनरल एप्टीट्यूड है बच्चों, मैथ वगैरह जिसे कहते हैं, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आती है, फिर आपका मैथमेटिक्स भी है, लॉजिक, एबिलिटी, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, कंप्यूटर अवेयरनेस भी है। 7-8 सब्जेक्ट इन्होंने दे दिए बच्चों यहाँ पे। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, देखिए इंग्लिश छोड़िए, अगर आपको नहीं आती तो ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, GS अगर आपको नहीं आती है तो बच्चों GS एक समुद्र है, इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते, बट हाँ करंट अफेयर आप जान के चलिए, और स्टैटिक GK, जैसे कौन सी चीज़ पहले थी, कौन सी चीज़ बाद में थी। ठीक है, तो ये आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिए। कंप्यूटर आप तुरंत भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 15-20 दिन में आप तुरंत भी कर सकते हैं, है ना। हिंदी अगर मैं फिर से कहूँगा, देखिए मैथ्स भी टाइम लेती है अगर आपको पहले से नहीं आती है। तो देखो नो डाउट अगर आपको चीज़ें पहले से आती हैं तभी आप इतना बड़ा सेक्शन कवर कर सकते हैं। तो आपने फोकस किस पर रखना है बच्चों, आपने रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और आपका स्टैटिक GK और करंट अफेयर, इतना तो कम से कम आप करके जा सकते हैं। और डोमेन नॉलेज बच्चों, आप जो अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो बच्चों इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप बच्चों मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के आएंगे। तो सेक्शन B आपका पूरा 50 नंबर का आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका टेक और नॉन टेक दोनों सेम नंबर का है, तो वेटेज दोनों की है, तो आपको टक्कर बहुत अच्छी मिलने वाली है, याद रखिएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे नॉन टेक की जो तैयारी करते हैं वो भी आपको टक्कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, बट वो टेक्निकल में वीक पड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ टक्कर मिलेगी नॉन टेक वाले बच्चों से, और दोनों का वेटेज सेम है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप दोनों पर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि आज के टाइम में पेपर जो है ना दोनों से ही निकल रहे हैं, टेक और नॉन टेक दोनों से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्लियर होगा। टेक्नीशियन का भी बच्चों यही सिलेबस है, डिप्लोमा और जेई का भी बच्चों यही सिलेबस है, सेम सिलेबस है। ठीक है, सॉरी सिलेबस कह रहा हूँ, पैटर्न यही है पेपर का। सिलेबस की बात करें, जाहिर सी बात है, जो आपने अदर जेई के लिए पढ़ते हैं, आप स्टेट जेई के लिए पढ़ते हैं, आप अदर DMRC, खासकर DMRC और LMRC का यहाँ पर थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो ही काफ़ी हद तक फॉलो होगा, एंड स्पेशली DMRC, क्योंकि मेट्रो से जुड़ा हुआ पेपर है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी इसमें बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेक्नीशियन का सिलेबस टेक्नीशियन वाले करेंगे, और आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है, जो डिप्लोमा जेई वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस जितना जेई DMRC में आता है वो यहाँ पे आएगा, और जो टेक्नीशियन में आता है वो यहाँ पे आएगा DMRC का। ठीक है,
तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपको इसका नोटिस रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग इसमें दमदारी से लग जाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प किया होगा, ठीक है। आपके कमेंट में सुझाव हमेशा वेलकम है। तो चलिए, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।